नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक नए टॉपिक जिसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें आप सभी का स्वागत है। क्रांतिकारी आंदोलन भारत में 2 चरणों में चलते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भारत में होने वाले आंदोलन और विदेशों में होने वाले आंदोलन। दूसरे चरण में हम HRA नौजवान सभा, HSRA बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ेंगे। प्रथम चरण में होने वाले आंदोलनों में भारत में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों को हम 3 वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ेंगे। अपने दूसरे वीडियो में बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों को और तीसरे वीडियो में दिल्ली तथा पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों में हमें इतनी सारी घटनाओं को समझना है। चलिए प्रारंभ करते हैं एक एक करके। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी। वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने इन आंदोलनों को प्रारंभ किया था? तो आपको नाम बलवंत राय फड़के का बताना है। इन्होंने 1879 में रामोसी कृषकों को संगठित करके सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, डाके जनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। रामोसी एक प्रकार की जाति हुआ करती थी किसानों की, उनको इन्होंने संगठित किया और सरकार के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया। साथ ही आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भी आपको महाराष्ट्र से ही बताना है। बाद में इनको अदन की जेल में डाल दिया जाएगा और इनके 1883 में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी 1824 में कित्तूर कर्नाटक में पड़ता है, वहां की रानी चेन्नम्मा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि की थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो आपको महारानी चेन्नम्मा का नाम बताना है। दूसरे नंबर पर हम व्यायाम मंडल की बात करेंगे। व्यायाम मंडल एक संस्था की स्थापना की जाती है चापेकर भाइयों के द्वारा। ये चापेकर भाई हैं 3 लोग, जिसमें से मुख्य रूप से दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर का नाम आता है। ये उनके छोटे भाई वासुदेव हरि चापेकर हैं। तीनों लोगों ने मिलकर के संस्था की स्थापना की। व्यायाम मंडल इन्होंने नाम रखा अपनी संस्था का, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि व्यायाम शाला एक इन्होंने स्थापित की थी। व्यायाम शाला के उद्देश्य से मिलते थे, व्यायाम भी करते थे और क्रांतिकारी प्लान भी बनाते थे। इन्होंने इस संस्था के माध्यम से कई काम किए। सबसे पहले इन्होंने 1897 में विक्टोरिया की मूर्ति को कालिख से पोतकर चप्पलों से पीटने का काम किया। इन्होंने काल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, ये महत्वपूर्ण है काल। इसके बाद इस संस्था का जो सबसे प्रमुख काम होता है, प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके साथी लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या करना होता है। होता यह है कि बंबई में प्लेग फैल गया होता है और प्लेग की जांच करने के लिए प्लेग कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। मिस्टर रैंड अपॉइंट किए जाते हैं प्लेग कमिश्नर के रूप में। वो घर घर जा करके महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं और इसी बात से नाराज होकर के व्यायाम मंडल के संस्थापकों ने इसकी हत्या कर दी और इसी वजह से चापेकर बंधुओं को 1898 में फांसी दे दी जाती। इन सारे भाइयों के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था बाल गंगाधर तिलक। चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को 1896-97 में महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाने के कारण वहां की जनता ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। आप जानते हैं इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर नहीं प्राप्त किया। इसके पीछे 2 कारण ये होते हैं कि ये कांग्रेस के गर्मपंथी विचारधारा वाले नेता थे और आप जानते हैं जब से कांग्रेस की स्थापना होती है तब से लेकर के 1905 जब तक बंगाल विभाजन नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस में नरमपंथी विचारधारा का प्रभुत्व रहा। इस वजह से 1905 तक इनको अवसर नहीं मिला। बाद में आप देखेंगे कि 1908 में इनको 6 वर्ष की सजा भी दे दी जाएगी, मांडले जेल में डाल दिया जाएगा। किस वजह से डाल दिया गया है? मुजफ्फरपुर कांड पर अपने पत्र केसरी में इन्होंने लेख प्रकाशित किया था और उस बात की प्रसन्नता व्यक्त की थी। क्या है मुजफ्फरपुर कांड, इसकी बात हम अगले वीडियोज में करेंगे। तो खुशी मनाई थी इसी बात को लेकर के 1908 में इनको जेल में डाल दिया जाएगा 6 साल के लिए। ये वही 1908 है जब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है मजदूर संघ आंदोलन वाले में कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल इसी साल की जाती है। तो 6 साल तो ये निकल गए और इस तरह से फिर जल्दी ही गांधी युग आ जाएगा, कांग्रेस का गांधी ईरा आ जाएगा 1915 के बाद और इस तरह से इनको समय नहीं मिल पाएगा कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष बनने का और जल्दी ही 1920 में इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये कारण होता है इन्हें कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिला। इस वजह से इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, यानी इनको ताज रखने का कभी इनके ऊपर अवसर नहीं मिला। इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। गणपति जो महोत्सव निकलता है, गणेश जी की जो बैठाई जाती है मूर्तियां, वो कार्यक्रम है, वो त्योहार है, इन्होंने ही प्रारंभ किया था।
शिवाजी के लिए भी इन्होंने एक काम स्टार्ट किया था, बाद में काफी ज्यादा आज पॉपुलर हो गया, पूरे देश में मनाया जाता है गणपति महोत्सव। इन्होंने 2 पत्रिकाएं केसरी और मराठा का भी प्रकाशन किया था, जिसको हम पत्रिका वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, समाचार पत्रों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हल्का सा हम आपको बता देते हैं। केसरी नामक इन्होंने पत्रिका मराठी भाषा में, जबकि मराठा नामक जो समाचार पत्र है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। इन्होंने केसरी में ही मुजफ्फरपुर कांड पर खुशी व्यक्त की थी, इस वजह से इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अगली संस्था का नाम है मित्र मेला, इसी का बदल दिया जाएगा नाम आगे चल करके अभिनव भारत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में बहुत बार यहाँ क्वेश्चन बने हैं। 1899 में पुणे में वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर, दोनों भाई हैं, ये वीडी सावरकर हैं और ये गणेश सावरकर हैं, दोनों ने मिल करके एक संस्था स्थापित की है मित्र मेला। और ये मित्र मेला जो संस्था है वो तरुण इटली, यंग इटली नामक एक संस्था थी, मेजनी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कहां पर? इटली में, उसी से प्रेरित थी। यानी इटली में मेजनी के द्वारा एक संस्था स्थापित की जाती है, उसको यंग इटली कहा जाता है। और यंग इटली से प्रेरित होकर के वैसी ही संस्था भारत में इन दोनों भाइयों ने स्टार्ट की थी, जिसको मित्र मेला कहा जाता है। बाद में 1904 में मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया, क्योंकि जो सरकार है वो परेशान करने लगी थी इस संस्था को, इस वजह से इन्होंने इसका रातों रात नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया। तो मित्र मेला या अभिनव भारत दोनों में से किसी का भी आपको संस्थापक पूछा जाए, आपको वीडी सावरकर बताना है। बिशप मेजिनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, बेसिक से जानकारी। इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1805 से 1872 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनकी खास बात यह थी कि इन्होंने लिटरेचर लिखा हुआ था राष्ट्रभक्ति के ऊपर, यानी देश के जनता को प्रेरित करने के लिए, वहां के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए कुछ लिटरेचर लिखा हुआ था। और इन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। इनके प्रारंभ में जो रिवोल्यूशनरी एफर्ट हैं वो काफी ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनका परिणाम निकलता है और इटली का एकीकरण होता है, इटली स्वतंत्र होता है। तो इन्हीं से प्रभावित थे। मेजनी की ही जीवनी लिखते हैं कौन? वीडी सावरकर। इनकी जीवनी लिखते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग हैं इनकी जीवनी पढ़ करके प्रभावित हों और अपने देश के लिए कुछ करें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने लिखी थी मेजनी की जीवनी, आपको बताना है वीडी सावरकर। एक बात और हम आपको बता दें, जिस तरह से मेजनी ने कविताएं लिख करके लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया था, उसी तरह से गणेश सावरकर ने भी कविताएं लिखी थी और उन कविताओं को पढ़ करके भारतीय तमाम सारे लोग प्रभावित हुए थे। इस वजह से गणेश सावरकर को भारत का मेजनी कहा जाता है। भारत का मेजनी किसे कहा जाता है? गणेश सावरकर को कहा जाता है। आइए देखते हैं मित्र मेला या अभिनव भारत जो संस्था है इसके द्वारा किए गए कामों को जान लेते हैं। इनके द्वारा 2 प्रमुख काम किए जाएंगे, नासिक षड्यंत्र और कोल्हापुर षड्यंत्र। दोनों षड्यंत्रों को समझते हैं। कोल्हापुर षड्यंत्र की स्टार्टिंग करते हैं। अभिनव भारत का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्नातकों को विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधि हेतु भेजकर प्रशिक्षण प्रदान कराना था। संस्था ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस संस्था ने, अभिनव भारत संस्था ने किस व्यक्ति को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा था या पेरिस भेजा था। तो आपको इस व्यक्ति का नाम बताना है। ये बैठे हुए हैं पांडुरंग महादेव बापट, इनको सेनापति बापट के नाम से भी जाना जाता है, और इनके साथ आपके सावरकर बैठे हुए। वहां पर जब जाएंगे तो इसी समय उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात नहीं लेनी इनसे की, उनका शायद उतना बड़ा कद नहीं था। तो यहाँ पर एक मैडम भीकाजी कामा होंगी, जिनके बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ये भी भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहलाती हैं। वहां पर रह करके तमाम सारे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। तो ये जाती हैं मैडम भीकाजी कामा, लेनिन से मुलाकात करती हैं। लेनिन रूस के बहुत बड़े प्रभावशाली नेता हैं और रूसी पत्रिका, रूस की एक पत्रिका है बम मैनुअल, जिसमें बम बनाने की कला लिखी हुई है कि किस तरह से बम बनाया जाता है। तो इन्होंने बम मैनुअल प्राप्त की लेनिन से। इन्होंने प्राप्त की मैडम भीकाजी कामा ने। भीकाजी कामा ने लेकर के किताब किसको दिया? बापट को दे दिया। बापट ने इसका भारतीय भाषा में अनुवाद किया और भारतीय विश्वविद्यालय में इनकी प्रतिलिपियां भारतीय छात्रों को दे दी जाती। उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो इसका हिंदी में अनुवाद सुंदरलाल ने किया था। यह आपसे हालांकि नहीं पूछा जाएगा। इलाहाबाद तथा बनारस को अपना प्रमुख केंद्र बनाया गया और अस्त्र शस्त्र निर्माण के लिए एक बड़ा कारखाना कोल्हापुर में स्थापित किया जाता है। कोल्हापुर नामक स्थान पर महाराष्ट्र में इसके लिए एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसी किताब को पढ़ करके वहां पर योजना है कि हम बम बनाएंगे, लेकिन मद्रास विश्वविद्यालय के छात्र वहां पर जाएंगे कोल्हापुर में और उनसे गलती से विस्फोट हो जाएगा। इस तरह से इनका भंडाफोड़ हो जाएगा और
कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से कोल्हापुर षड्यंत्र आप समझ गए हैं। कोल्हापुर षड्यंत्र में आपको 2 क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखना है, बम मैनुअल पर और दूसरी बात पांडुरंग महादेव बापट पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया गणेश सावरकर को क्रांतिकारियों का राष्ट्र कवि या भारत का मेजनी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई कविता क्रांतिकारियों की तलाश मराठी भाषा में लिखी जाती है और ये इतनी ज्यादा प्रचलित होती है कि भारतीय लोग इससे पढ़कर काफी प्रभावित होते हैं। अंग्रेज इससे अप्रसन्न हो जाते हैं और इन्होंने इनको गिरफ्तार करके सेलुलर जेल में डाल दिया। जब अंडमान की सेलुलर जेल में इनको डाल दिया जाता है तो इस संस्था के लोग काफी नाखुश हो जाते हैं अंग्रेजों से और इसी तरह से एक नई योजना प्रारंभ होती है, उसको नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। नासिक षड्यंत्र केस में ये होता है कि गणेश सावरकर को अभी जेल में डाल दिया गया था, हमने अभी आपको बताया, तो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। नासिक का जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन मुकदमे की पैरवी या देखभाल कर रहा था। तो जैक्सन की हत्या कर दी जाती है अनंत लक्ष्मण कन्हेरी के द्वारा कि तुमने क्यों इनको गिरफ्तार किया है, क्यों इनके ऊपर मुकदमा चलाया है। इस बात से नाखुश होकर के इसी संस्था के अभिनव भारत नामक संस्था के व्यक्ति हैं अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने जैक्सन की हत्या कर दी गोली मार करके 1909 में। इसके लिए जो मुकदमा चलेगा, जो पूरी प्रोसेस होगी, उसी को नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। अंततः होता यह है कि 3 लोगों को 1909 में हत्या की जाएगी, 2-3 साल बाद 1911 में फांसी दे दी जाएगी 3 लोगों को। इनका नाम कभी कभी अनंत लक्ष्मण कन्हेरे मिलता है, कभी कभी लक्ष्मी अनंत कन्हेरे मिलता है, तो ध्यान रखना है एक ही चीज है। गोपाल कृष्ण कर्वे ये हैं आपके और विनायक नारायण देशपांडे ये हैं। इन तीनों भारतीय वीरों को क्या दी जाती है, 1911 में फांसी दे दी जाती है, क्योंकि वीडी सावरकर जब इनकी हत्या की जाती है 1909 में, उस समय से फरार हो जाते हैं। वीडी सावरकर चले जाते हैं लंदन। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में रहेंगे इंडिया हाउस में, जिस पर हम बात करेंगे आगे। वहां से उनको गिरफ्तार करके लाया जाता है और यहाँ पर ला करके उनके ऊपर भी नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है और आजीवन कारावास की इनको सजा दी जाती है। लेकिन उन्होंने बाद में माफी वाफी मांग ली और 1937 में इनको रिहा कर दिया जाता है। जब उनको वहां से लाया जा रहा था गिरफ्तार करके लंदन से, तो बीच में उनके साथ एक घटना घटती है। SS मोरिया नामक जहाज से इनको लाया जा रहा था। जब वो पहुंचते हैं 8 जुलाई 1910 को फ्रांस में, फ्रांस के मार्सेलेस नामक बंदरगाह में छलांग लगा देते हैं और समुद्र में कूद जाते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। अंग्रेज अधिकारियों ने इनको दोबारा पकड़ लिया और फिर से वापस ले आते हैं भारत। इसी टाइम पीरियड में महाराष्ट्र में ही RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था की स्थापना की जाती है। हालांकि क्रांतिकारियों का इस संस्था से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि RSS की स्थापना कब की जाती है, तो आपको 1925 बताना है। केशव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक हैं। इनके संस्थापक हैं, तस्वीरें आपने देखी होंगी। इन्होंने स्थापना की थी नागपुर में 1925 में। इस तरह से हमारा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों का टॉपिक समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।